हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद आप फॉलो मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। कल आप सभी को एक होमवर्क में दिए थे, क्लास वर्क में काम दिए थे ना, तो उसको लगाए होगे और अगर लगाए हो तो अच्छी बात है ना। और नहीं लगाया हो तो बाकी लोगों के लिए बता दे रहे हैं, तो बता दिया जाए ना। चलिए प्रैक्टिस शुरू किया जाए और वहीं से जहां से कल छोड़ा गया था। हाँ, तो क्वेश्चन लेते हैं। और आपको पता है कि मैथ का प्रैक्टिस करा जा रहा है ना, सब एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम जिसमें मैथ आते हो। तो ये क्वेश्चन में क्या बताते, कल कुछ हिंट भी बताते कि कुल दूरी ज्ञात करना है। हाँ, कुल क्या दे रखा है, समय दे रखा है ना, बोलो कुल क्या दे रखा है, समय। और समय बराबर होता क्या है, समय बराबर दूरी बटा 4, ये ना। और अगर हम यहाँ पर एक बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कितनी चाल है, चाल दे रखा ना। हाँ, कितनी चाल है, 1 2 और 3 चाल है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर और 15। हाँ, तो जब ऐसा रहे तो एक चीज बताते रहे, देखो कुल समय बराबर अगर बात करा जाए तो कहोगे ना, बड़ी बेसिक में समझते हैं, है ना। इसको बोलते हैं गंवारू भाषा में, ताकि चीजें एकदम समझ में आ जाए, है ना। तो क्या बोल रहा है कि कुल समय बराबर छोटा छोटा समय, कुल समय बराबर छोटा। कुल समय कितना दे रखा है, 55 मिनट। तो 55 बटा 60 कर दिया जाए, 55 बटा 60 कर देंगे, घंटा में आ जाएगा। चलो अब कह रहा है 3 समान दूरियां तय करती है। पहली दूरी मान लेते हैं x, दूसरी भी x, तीसरी भी x है ना। और दूरी बटा 4 होता तो पहला चल कितना है, 5। अब ये x बटे 5 क्या है बताओ, x तो दूरी है, 5 क्या है, 4 है, तो x बटे 5 क्या है, समय। भाई दूरी बटे 4 समय ना, पहला समय हो गया, फिर दूसरा, फिर उतनी दूरी है। 4 कितना है इस बार, 10 है ना। ये भी क्या है, ये तो बोला ना छोटा छोटा समय। फिर क्या, फिर 100 दूरी चला, 4 कितना है, ये भी क्या है, समय। वही बताया कि कुल समय बराबर छोटा छोटा समय। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। 5 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। 5 से इसको काटो, 6 बार में कटेगा, ऊपर गुणा होता है, 6 100 हो गया। 10 से इसको काटो, 3 बार में कटेगा, 3 का ऊपर गुणा होगा, 3 100 हो जाएगा। 15 से काटो, 2 बार में कटेगा, 2 ऊपर गुणा होगा, 2 100 हो जाएगा। बराबर इधर तो है 55 बटा 30 दूना भैया, कोई दिक्कत हो तो बताओ। 6 3 9 2 ले दे करके क्या 11 11 से देखो ये कट जाएगा, 11 5 55, क्या बचा 5 बटा, अर्थात 2.5। क्या x क्या है, दूरी है ना, तो किलोमीटर में माने हो ना। यानी कितनी दूरी, 2.5 किलोमीटर। लेकिन क्या पूछ रहा, आप देख लेते हैं। कह रहा उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करो। तो 3 भाग में दूरी तय किया है, एक भाग यहाँ, फिर दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। तो क्या करोगे, इसमें 3 का गुणा कर दोगे, 2.5 में 3 का गुणा करोगे। ध्यान देना, शुक्र करो कि इसमें 2.5 ऑप्शन नहीं दिया था, वरना जल्दीबाजी में जब वहां पर पेपर में आता है तो हम जल्दी में क्या करते हैं, वही मार करके निकल लेते हैं। ठीक है, इसी वजह से कहते हैं ना कि सवाल क्या पूछ रहा है उसको ध्यान दिया करो। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसा सवाल आए तो ये देखा करो कि कुल के रूप में क्या दे रखा है। तो कुल के रूप में यहाँ पर क्या दे रखा था, समय। तो बस वही कुल समय बराबर छोटा छोटा समय। चाल दे रखा रहता अगर कुल, तो कुल चाल बराबर छोटा छोटा चाल। दूरी दे रखा रहता तो कुल दूरी बराबर छोटी छोटी दूरी। यहाँ से कुछ आइडिया हो जाता है, समझ में। हाँ, तो ये वाला सवाल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगला सवाल लगो। तैयारी अच्छे से चल रही है ना। हाँ, तैयारी करो। एसएससी वाले जितने लोग हैं वो लोग तैयारी करें। अगले बार कब आ रहा है एग्जाम, कब है, सितंबर अक्टूबर के लगभग है ना एग्जाम। हाँ, मेहनत करो, अभी 9 महीने का समय है। अगला सवाल देखो क्या कह 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 54 किलोग्राम एक व्यक्ति की जगह पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। यानी व्यक्ति की संख्या में कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, यही ना। जितने व्यक्ति पहले थे उतने व्यक्ति अभी भी हैं। अरे भाई 8 में से एक गया, एक आ गया, तो ऐसे में हम बताए थे नया बराबर क्या होता भैया, मूल प्लस परिवर्तन। मूल में वही जिसकी जगह पर जाता है, या जो मूल औसत हो कभी, है ना। यहाँ पर किलोग्राम में है ना, तो मूल कितना है 54। तो 54 की जगह पर गया है, तो 54 की जगह पर कम से कम आया ही होगा,
अब उसी के आने से या तो कमी हुआ होगा या तो वृद्धि हुआ होगा। क्या हुआ है? अगर वृद्धि हुआ तो आने वाला व्यक्ति ज्यादा वजन का होगा, कमी हुआ होगा तो आने वाला व्यक्ति तो जो भी ले दे करके होगा 54 से ही ज्यादा होगा या 54 से ही कम होगा। ये बात क्लियर हुआ? और कितना बढ़ रहा ना तो प्लस कर दो। कितना बढ़ रहा है? 2.5। कितने लोगों में? 8 व्यक्ति हैं तो 8 लोगों ना। बात खत्म। 54 प्लस 2.5 8 20 है ना। 25 फटे 200 एक अंक पर फोन लगाओगे तो हट जाएगा। कितना हो जाएगा? 74। कितना था? 74 ये ना। बस भाई अभी बोला ना कि 54 से ज्यादा ही होगा तभी तो वजन में औसत वजन बढ़ेगा, है ना। कोई दिक्कत हो तो बताओ। आया ना? पहला ऑप्शन। दूसरा लगाओ। अगला सवाल। ₹10,400 की राशि को कर्ज के 2 भागों में बांटा गया। एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष के लिए और दूसरा भाग 9% की दर से 6 वर्ष का। जो ब्याज है वो बराबर है, तो हिस्सा बताओ। यानी जो ब्याज 1 है वो ब्याज 2 के बराबर है। हाँ, अब कह रहा है दोनों रकम बताओ और दोनों की राशि है 10,400 रुपया। बोलो। पहली बात देखो, एक आध ऑप्शन तो ऐसा देख लेना चाहिए। कह रहा 10,400 है तो दोनों को जोड़ने पर 10,400 आना चाहिए ना। हाँ, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। बोलो। लेकिन बाकी सभी ऑप्शन हो सकते हैं ना। हाँ, तो लगाना तो पड़ेगा। लगा जाए। आगे आंसर कितना है? आंसर 5405। हाँ, चलो इधर देखो। कह रहा ब्याज 1 बराबर ब्याज 2। अब एक बात बताओ, अगर कुल राशि है कितना? 10,400। इसमें से अगर हम एक मान ला x है तो दूसरी कितना हो जाएगी? 10,400 माइनस x। ये ना, ये अपना मूलधन हो जाएगा। तो चलो पहले पर करते हैं। मूलधन फार्मूला क्या होता है ब्याज का? कहाँ लिखते हैं? ब्याज का फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। PRT अपन 100 ये होता है। तो मूलधन कितना? पहला x। पहला ब्याज कितना है? 10%। समय कितना? 5 वर्ष बटा 100 बराबर 10,400 माइनस बोले दूसरा दर कितना है? 9%। समय 6 वर्ष अपन 100 है ना। कोई दिक्कत हो तो नहीं। कुछ कटे तो काट दो, नहीं तो रहने ही दो। 10 25 50 x। और ये बताओ 9 छक्के तो 54 इधर आएगा ना माइनस में। 54 x है ना इधर, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस आ रहा है क्या? प्लस हो जाएगा इधर। अच्छा हाँ ठीक, ये प्लस होगा ना। 9 छक्के 54 तो 54 का कभी कभी इसमें गुणा होगा और कभी न कभी x में गुणा होगा। होगा ना। 9 छक्के 54 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 54 x प्लस में हो जाएगा ना। इधर क्या बचा? 10,400 तो था ही और गुणे 54। बोलो। अब इसी काम कर लेते। 50 और 54 मिलकर के 104 बराबर 104। देखो आ गया, दिख गया होगा कुछ न कुछ, है ना। हाँ, 104 से 104 कट गया। कितनी बार कितना बचा है? 100 ना। क्या बचा यहाँ पर? 100। अरे यहाँ पर 54 100 का लिख रहे हैं, है ना। डबल जीरो क्या हो जाएगा? 54। तो पहली राशि 5400 हो गई, इसकी वैल्यू 5400 हो गई। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 10,400 में से 5400 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 5,000। बोलो। कोई दिक्कत नहीं। हाँ,
बात बताओ, इस सवाल को ऐसे भी लिखा जा सकता था। कभी भी अगर ऐसा सवाल दे, कभी भी अगर ऐसा फल दे तो तुम्हें करना क्या है वो देखो। पहला रेट कितना है? 10%। और कितने समय के लिए? 5% साधारण में 10 साल क्या होता है? बराबर होता है कितना हो गया? 50%। 50% हो गया। जी हाँ? जी ये 50% P1 पर मिल रहा है, माने पहली मूलधन पर। जी। दूसरे मूलधन पर कितना मिल रहा है? 9% 6 साल के लिए। यानी कितना हो गया? 54। 54%। कोई दिक्कत? नहीं। तो कभी भी अगर ये मूलधन कुल रुपया दे रखा हो तो जो इनका कुल दर आएगा उसी का उल्टा कर दोगे तो वो उनका अनुपात होगा मूलधनों का। यानी P1 बटा P2 कर दोगे तो क्या आएगा? P1 का 50 है ना, तो ये P2 पर जाएगा और ये P2 किस पर आएगा? P1 पर। 54 बटा 50। यही इसी भाग के रूप में उनका पैसा होगा। यानी ये सवाल 2 लाइन में लगाया जा सकता था। समझे कि नहीं बात? अच्छा ये कहाँ से हो? हम तुम्हें दिखाते रहे, ये देखो 9 छक्के 54 और 10 बच्चे 50। ये पहली राशि है ना, जी। तो इसका अनुपात इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। जाएगा ना जी। हाँ? जी। और ये वाला जो राशि इधर आएगा, जी। तो यहीं पर अगर ये P1 है और वो P2 हो, ये वाला ये ना, तो ये वाला जो 9 छक्के 54 दूसरी राशि वाला ब्याज है ना, जी। तो ऊपर ही तो है 54 जी। और ये 10 25 50 नीचे आ रहा है ना, जी। तो बतिया यही तो हुआ, यही तो लिखे ना यहाँ पर। जी। तो बातें समझ में नहीं है? वहीं से ना ट्रिक बनता है। जी। बोलो जी। बेसिक से ही तो ट्रिक बनता है ना। जी। तो ऐसे सवाल कभी भी दिया रहे तो तुरंत माइंड को काम करवाओ अपने और तुरंत सोचो कि दोनों रेट निकालेंगे और उनका क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। उनको क्या कर देंगे? और वही उनका रेशियो हो जाएगा। जब पैसा कुल रहेगा उसी का क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। ठीक है ना? जी। बस अगर 3 भाग रहेगा तो 3 भाग को उल्टा कर देना। जी। ठीक है ना? जी। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर 50 है ना, तो 1/50। 54 है तो 1/54। वैसे कुछ और रहेगा तो 1/ कुछ, उसके बाद फिर तीनों का निकाल लेना। जी। वो तो बाकी रेशियो को सीधा करने आता ही होगा। तो 54 और 50 का अनुपात आ गया ना, जी। तो कुल कितना है? 1 54 और 1 50 है, तो दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा? 104। 104 बराबर। वही तो रसिया दे रखा ना इतना। जी। तो इसे काट दोगे तो कितना की वैल्यू निकल जाएगी? 1 की वैल्यू। जी। 1 की वैल्यू कितनी मिल गई? 100। अगर 1 की वैल्यू मिल गई 100 तो पहला राशि 54 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 5400। दूसरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। वही पूछ रहा था, समझे कि नहीं? जी। हाँ? जी। बस। और जाहिर सी बात है कुछ दिमाग भी लगाना चाहिए था। जैसे इस सवाल में मान लो वैसे सभी ऑप्शन दे रखा है, दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता था, दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता दूसरा ऑप्शन? 5200 दे रखा है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर रेट बराबर ही नहीं है। 10 बच्चे 50 है ये, और 54% है। जब दर बराबर ही नहीं है, अगर दर बराबर होता ना तो तुम लगाते झूठे में, लगाना नहीं चाहिए था। वही बराबर कर देते, आंसर आ जाता है। समझे कि नहीं? बोलो। अगर वो ऐसे कह देता, जनरली कह देता कि ये है 2% 25 साल के लिए, मान लो ऐसे फल बना दीजिए, तो 2 25 सही है, 50 से भी है 50 से भी है, उस समय पैसा बराबर हो जाता है। ठीक है? क्योंकि दर बराबर तो पैसा बराबर, ब्याज बराबर हो जाता है ना। समझे? उसके बाद से देखो पहला राशि ज्यादा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए जरा देखो, ये 10% 5 साल के लिए है, बोलो, और वो 6 साल के लिए दे रहा है 9%। तो जब दर उसका ज्यादा है कुल ले दे करके और ये कम है, तो दर ज्यादा वाले का ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन फिर भी तेरा ब्याज बराबर है, तो इसका मतलब इसी पर ज्यादा मिला होगा, तभी जाकर के उसके बराबर होगा। नहीं तो बराबर कैसे हो जाता? यानी जाहिर सी बात है इसको पैसा ज्यादा दिया गया होगा, तभी ना इसका रेट कम है। भाई 50 है ना इसका परसेंट, ये 54 है ना, तो इसी को पैसा ज्यादा दिया होगा तभी ब्याज बराबर होगा। क्योंकि अगर इसको कम दिया जाएगा तो इसका और ज्यादा हो जाएगा, और जबकि यहाँ पर बराबर होना चाहिए। वो कहा ना सवाल में। बस कोई दिक्कत परेशानी? अगर कहता है यहीं पर सवाल कि मिश्र धन बराबर हो, ये भी तो सवाल बन सकता है। ब्याज के नंबर क्या बोलता है? मिश्र धन बराबर। तब क्या करते हैं? ये जो 54 है ना, इसको बोलते हैं 154, और जो 50 से क्या हो जाता है? क्योंकि मूलधन ये तो ब्याज है ना, अब मूलधन कितना होता है? 100। तो 100 + 54 = 154। 100 + 50 = 150। सवाल समझ में? जी। 2 सवाल है कि नहीं इसमें? जी। हाँ? जी। तो मिश्र धन का रेशियो हो जाता है।
कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद फिर जैसे लगाए वैसे लगा ले बेटा। जी चीजें समझ में आना। चलो अगला सवाल लगा। मेहनत करते रहो, है ना। हाँ, तुम्हारा काम क्या है? मेहनत करते रहना। कब तक? कब तक? जब तक सिलेक्शन ना हो। देखो, जब भी एग्जाम देना चाहिए, ठीक है, अगर ये लग रहा है कि हम एग्जाम के कट ऑफ के अगल बगल घूम रहे हैं, ठीक है, तब तो लगे रहना चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल बहुत दूरी है, हर बार एग्जाम देते जा रहे हो, कट ऑफ से बहुत ज्यादा दूरी है, दुनिया को नहीं पता, तुम्हें तो पता है ना, तब क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। तो कुछ वो काम करना चाहिए जो जिससे तुम पैसा कमा पाओ, जिससे तुम अर्न पाओ, या जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। भाई देखो, अच्छा लगने का साफ साफ मतलब पैसा भी आना चाहिए, सीधा सा सिद्धांत कि अच्छा बस लगता लगे तुम्हें और पैसा ना है तो काम करोगे? हाँ, कुछ दिन कर लोगे, कुछ दिन कर लोगे, अंत तक नहीं कर पाओगे, ठीक है। हाँ, सवाल लो, लगा जाए। ट्रेन है ना एक, हाँ, ट्रेन पार कर रही है। अब क्या बोला? एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, वो 1 मिनट में प्लेटफार्म को पार करती है। यदि ट्रेन और प्लेटफार्म की लंबाई बराबर है तो ट्रेन की लंबाई बताओ। अब बता दो तुम लोगों को, जब भी ट्रेन किसको पार करे? प्लेटफार्म को, यही ना। इसका मतलब है ट्रेन यहाँ आ गई। हेलो, तो इसकी लंबाइयां क्या होती हैं? जुट जाती हैं। यानी अगर ये x लंबाई का है तो ये भी x होगा, यानी कुल लेकर के कितने होंगे? 2x लंबाई। ये बातें समझ में आ कि नहीं है? हाँ जी। और हम बताते चाल बराबर क्या होता है भैया? दूरी बटा समय, यही ना। चाल कितना दे रखा है? 90। तो इसको मीटर में बदल लिया जाए ना, मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगा? 5/18 बराबर दूरी। x को मान लेते हैं मीटर है, वो x मीटर, तो 2x मीटर हो जाएगा। अब एक बात बताओ, तुम्हें बताया भी थे कि जब ट्रेन प्लेटफार्म को पार करती है तो दूरी कितना होगा? इतना दूरी तय किया है, यानी प्लेटफार्म और प्लस ट्रेन। बोलो, तो प्लेटफार्म और प्लस ट्रेन दोनों की लंबाई कितनी है? 2x। और समय कितना हमें? 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब कितना सेकेंड? 60 सेकंड है ना। कलो का 18 90, 2 तीसरी 60, 5 बचे 25, 25 तिहाई 750 ना। तो 750 किसकी वैल्यू है? x की, यानी कितना मीटर का है? दोनों बराबर है ना। अगर कहता वहीं पर धीरे से बोल देता तो ट्रेन और प्लेटफार्म की कुल लंबाई बताइए, तब कितना हो जाता? 1500 हो जाता ना, दुगना हो जाता ना इसका। बोलो, नहीं समझे क्या? तो अच्छी बात है, समझे तो। और अगर मात्र व्यक्ति को पार करता था तो मात्र अपनी लंबाई पार करता है। अरे यहीं पर कहता प्लेटफार्म की जगह पर अगर कहता व्यक्ति को पार कर रहा है, तब क्या हो जाता है? तब चाल बराबर होता दूरी बटा समय में मात्र सब कुछ यही रहता है, बस दूरी कितनी होती? मात्र x रहती। कितनी रहती? तो x बटा 60 करते ना, तब जो आता है वो आंसर हो जाता है। क्लियर? हाँ, यानी इसी में एक और सवाल बना सकता था, बस प्लेटफार्म की जगह पर क्या बोल देता है? व्यक्ति, है ना। हाँ, चलो अच्छी। अगला फल होगा ये वाला फल होगा। रेगिना सफर का एक भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बाकी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। इस तरह 5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो 15 किलोमीटर वाला बताओ। जो पूछ रहा है उसी को x मान लेते हैं। अच्छा, सब में बता देना एक हिंट थोड़ा सा कि देखा जाता है कि कुल के रूप में क्या दे रखा है, ये ना। तो कुल के रूप में 2 चीजें पता है, एक तो 120 किलोमीटर की दूरी पता है और दूसरी समय पता है। 5 घंटे कुल है ना। हाँ, बस कुल समय से काम करो। कुल समय बराबर छोटा छोटा समय, वहीं से काम बन जाएगा।
मैं बताया ना इससे पहले। जी हाँ, कुल समय बराबर छोटा 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 समय, समय बराबर होता ही है दूरी बटा चल। तो कुल समय है कि ना भैया? 5 घंटे, घंटे में दे रखा तो अच्छी बात है जी है ना। अब अगर आप 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो गाड़ी चला रहा है, ठीक ना, वही पूछ रहा है, उसी का समय पूछ रहा है, ठीक है। जी कोई दिक्कत? हाँ, तो क्या हो जाएगा? हम मान लेते एक दूरी x, वही वाली दूरी x मान लो। 120 जो है ना 15 किलोमीटर प्रति घंटा वाला, वही पूछ रहा है ना, तो उसकी दूरी कितना मान लो? x मान लो। क्या हो जाएगा? x बटा उसकी चाल कितनी है? 15 प्लस ये समय ही तो है। जी जी फिर अगली दूरी कितनी है? 120 माइनस माइनस एक्स बटा कितना? 50 50। अब इसी को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो। और जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो क्या करोगे? समय याद करना ना। जी। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखोगे तो x बटा 15, क्योंकि पहला समय यही है ना। जी हाँ, जी। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाला समय यही है, x बटा 15। जी तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू। 15 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 150। 150 ना। जी तो 10 बार में कट जाएगा, ऊपर 10 से 100 हो जाएगा, और 3 बार में कटेगा तो 12 के 36, 360 माइनस 3x। ये इधर आ जाएगा 15 25 75 750, और 360 इधर आएगा तो माइनस होना हो जाएगा। और 10x में से 3x जाए 7x, तो कितना आ जाएगा? 750 में 360 माइनस करोगे तो 0, 15 में 6 9, 6 में 3 3, 390। हाँ, 390 बटा 7, 7 से कट जाएगा क्या? ये नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू आ गई है ना। ये x क्या है? ये वाला x क्या है? ये दूरी है। कौन सी दूरी? 15 किलोमीटर जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यही ना। जी। अब हमको क्या चाहिए? समय। तो यही तो समय आप बताए हैं ना, जी तो यही सब ज्ञात कर लो। तो हमको चाहिए समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा है चाल, तो है ही। दूरी अभी अभी आया कितना? 390 बटा 7, 15 नीचे है ही। हाँ, ये कट जाएगा क्या 15 से? 15 दूना 30, हाँ कट जाएगा। 15 दूना 9 बचा ना, 15 छके 26 बटा 7 बचा ना, 7 त्रिक 21, कितना बचा? 5, दशमलव लगाओगे तो क्या हो जाएगा? 50, 7 सत्ते 49, 1 बचा, 7 एकम 7, 3.71 घंटा। पहला वाला ऑप्शन ठीक है। जी अगर पूछता 50 किलोमीटर प्रति घंटे वाली गति से जो जा रही है, तब बताओ कितना समय लग रहा है, तब हम इसको x मान लेते हैं, तो ये हो जाता है 120 माइनस x हो जाता ना। तब हम वहां से x की वैल्यू निकाल लेते और वहां पर रख देते तो 100/50 हो जाता, वही समय हो जाता, ठीक ना। तो 2 साल इसमें भी पूछ सकता था ना। जी बोलो। और हमेशा ध्यान देना, समय दूरी वाले में ध्यान देना हमेशा कि समय, ठीक है। इस चैप्टर का नाम ही क्या है? समय दूरी। पहला नाम इसका क्या है? समय ना। कंसंट्रेट समय पर करोगे तो काम बन जाएगा। जैसे यहाँ पर कुल के रूप में 2 चीज दे रखा था, दूरी और समय दोनों ना। तो किस पर ध्यान दोगे? समय पर। देखो समय पर तुमने ध्यान दिया तो पता चल गया कुल समय बराबर छोटा छोटा। कोई दिक्कत? हाँ, अगला सवाल। ये तो ऐसे देख करके लगा जा सकता है, ठीक ना। हाँ, इसका लेकिन कॉन्सेप्ट भी चलता है। अंकित मूल्य पर हमेशा क्या मिलता है भैया? छूट। और इसी को बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस, बोलते हैं ना। और क्रय मूल्य पर क्या होता है अपने को? हमेशा लाभ या हानि। लाभ होता प्लस करते हैं, हानि होता तो माइनस कर देते हैं। और इसको भी बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो जब दोनों सेलिंग प्राइस हो तो दोनों बराबर हो जाएगा। बोलो। हाँ, यही से 100 से 100 कट जाएगा। सवाल में देखो क्या बोला, कीमत क्रय मूल्य 20% से ज्यादा अंकित करता है। यानी अगर एक क्रय मूल्य कितना हो
100 100 तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 120 120 गुणे ये ना छूट कितना दे रखा है 10 तो छूट 10 है तो 100 में 10 है 90 बराबर का चिन्ह बराबर लगाओ फिर गुणे क्या पूछ रहा है लाभ या हानि बताओ ना जी तो x कर लेते हैं 100 प्लस तो है ही अगर प्लस में आएगा तो लाभ होगा माइनस में आएगा तो हानि होगा तो दिक्कत 00 फिर 00 कट गया 12 9 108 बराबर 100 प्लस x 100 इधर आएगा कितना हो जाएगा 8% ना जी क्या आया प्लस ना 8% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है ठीक ना इसे एक और तरीके से लगाया जा सकता है प्रभावी दर से प्रभावी दर का फॉर्मूला क्या होता है x प्लस y प्लस x गुणे y बटा 100 है ना क्या कर रहा 20% अधिक ना तो 20 क्या होगा प्लस होगा 10% क्या होगा छूट दे रहा ना तो माइनस होगा वो छूट हमेशा घटता है अधिक मतलब प्लस इसी पर रखो तो क्या हो जाएगा 20 फिर y का वैल्यू कितना है -10 ना -10 फिर प्लस और माइनस का गुणा माइनस 20 गुणे 10 बटा 100 00 से कट जाएगा 20 में 10 जा 10 आए 2 है ना कितना आया 8 आया कि नहीं आया एक ये तरीका है दोनों तरीका लगा सकते हो तो यही तरीका लगाना चाहिए लेकिन ध्यान देना इस बात का जब वो क्या कहे अधिक अंकित करे और छूट दे अगर वो अधिक अंकित करके छूट की जगह पर अगर लाभ दे देता तब छूट पूछता क्या वो नहीं पूछ सकता है क्या तो तुम्हें यही लगाना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट तब ये वाला फेल कर जाएगा समझे हम क्या बोले नहीं समझे हमें बोले कि इस पर एक सवाल बनाया है ना तो क्रम मूल्य का वैल्यू दे रखा था 100 हमने मान लिया ना अंकित मूल्य को कुछ बढ़ा करके बोलेगा छूट दिया था तो लाभ या हानि पूछा ना लाभ या हानि दे दे छूट पूछे तो इससे मत लगाना तो इसी से लगा लेना लाभ दिया रहेगा लाभ की जब लाभ रख देना छूट आ जाएगा फॉलो करोगे तो हाँ इसमें दूसरा सवाल हो गया कि नहीं हो गया तीसरा सवाल कह देता कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया जाए न तो लाभ हो न तो बताओ छूट कितना है तो न तो लाभ हो न तो हानि इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 0 कितनी है तो छूट ज्ञात कर लेते हैं 3 सवाल हो गया और बेसिक भी सवाल दिया जाता है इसी पर अंकित मूल्य का मान दे देता है मान दे देता है कहते 540 रुपया है छूट 10% है लाभ उसे 10% का हो रहा तो क्रय मूल्य बताओ ऐसा भी तो सवाल देता है तो 1 2 3 4 मान है ना 4 में से कोई 3 दिया रहेगा चौथा पूछेगा 4 सवाल इसमें हो गया ना तो 4 वो और ये वाले 2 इस पर अभी जो पूछा ना इसमें क्या पूछा इसमें लाभ पूछा ना हो सकता छूट पूछा तो 4 2 और तीसरा न तो लाभ हो रहा हो न तो 7 साल तो ऐसे बेसिक में बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे ध्यान देना ये वाला कॉन्सेप्ट उतार लेना ठीक है हाँ अगला देखो ये वाला सब बस इसी वजह से देता है कि क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें नहीं पता तो नहीं लगा पाओगे जब भी कहता ना कि महत्तम समापवर्तक कितना है 25 है कितना है और कह रहा है उनके लघुत्तम समापवर्तक अन्य 2 गुणा 14 और 17 है कितने 14 और तो जानते हो उसमें जो पहली संख्या हो जाती है वो इनका गुणा यानी 25 गुणे 14 जो दूसरी संख्या हो जाती है इनका गुणा 25 गुणे एक संख्या ये है दूसरी संख्या ये आंसर है अब क्या पूछ रहा है बड़ी संख्या बताओ तो बड़ी संख्या कब आएगी 25 और 17 का गुणा करने पर ही बड़ी आएगी नहीं तो गुणा कर लो 25 दाएं 250 25 के 100 कितना हो जाएगा ये 350 आएगा ना और 25 दाएं 250 या 25 का 2 में गुणा कर लो 25 दूना 500 और 25 के 75 घटा दो 425 आएगा ना 425 कौन बड़ा है 425 ये आंसर है तो इस सवाल को नोट में लिख लेना ठीक है वरना दिमाग से उतर गया तो फिर कैसे करोगे अगला सवाल लगाओ अभी और सवाल है ना ये वाला सवाल लगा
ये वाला सवाल तो भी कल भी बताते, इसी टाइप का एक आया था ना? हाँ, बताया ना कि दिमाग में एकदम ध्यान दे लो कि अगर कोई जो कंपाउंड ए है, मतलब कोई प्रोडक्ट ए हो और प्रोडक्ट क्या हो, बी हो, और दोनों को मिलाया जाए, दोनों को क्या किया जाए भाई, मिलाया जाए, तो हमेशा जो मिश्रण बनता है, अगर ऐसा सवाल बने तो तुम्हें क्या करना भैया, एलिगेशन मेथड। क्या बात खत्म। अब देखो, तो एक पार्ट ए है और दूसरा पार्ट बी है। पार्ट ए कितना आ गया आंसर, कितना, 3:2। 3-2 और बाकी लोगों का सीधे सीधे रुपए को पैसे में बदल दो। 3 रुपए 20 पैसा है ना, इसको सीधे लिख दो 320 पैसा, कोई दिक्कत। अगर कहना फिर बी को कितने रुपए में, 2 रुपया 90 पैसा ना, तो 290 पैसा। अब मिला जुला करके क्या बोल रहा है, 3 रुपया 8 पैसा, यानी 308 पैसा बस। है ना, कितना आ जाएगा, 290 और 308 का अंतर लेना हमेशा, बड़े में छोटे को घटाना, कितना आ जाएगा ये 18। और ये कितना आ जाएगा 12, 6 दूना 6 त्रिक, क्या रेशियो आया, 3:2। अब हम तुम लोगों को बताया भी थे, फिर से एक बार और बता देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बोले भी थे ना कि जितनी बार आएगा हम उतनी बार बताएंगे, जब जब सामने आएगा सवाल को तब तब बताएंगे, क्योंकि तभी फायदा ना होगा। वो प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, दिमाग में वो बातें आ जाए और वो वाला सवाल जो प्रैक्टिस किया वो ना गलत हो। ये तुम लोग चाहते हो जो जीएस पढ़ लो, तुम चाहते हो कि वो ना भूले, वो उस दिन तक तो जरूर याद रहे जिस दिन तुम्हारा कम से कम क्या हो, एग्जाम हो। मैथ की प्रैक्टिस ना भूले, रीजनिंग तुम्हारी गलत ना हो, हिंदी या इंग्लिश 2 में से जो भी पढ़ रहे होगे सोचते होगे कि वो चीज हमारा वहां पर पेपर बन जाए, ये ना चाहते हो। तो प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि उस चीज को कई बार बताया जाए। तो सुनो इसका पहला सवाल तो पूछा, डायरेक्ट अनुपात पूछा ना। दूसरा सवाल ये भी पूछ सकता था कि 3 रुपया 8 पैसा में बेचने पर, क्रय मूल्य यहाँ पर दे रखा है ना, देखो सब क्रय दे रखा है, क्रय क्रय और मिलाकर के क्रय। यहाँ पर कह देता 3 रुपया 8 पैसा में बेचने पर उस व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। तो वो बेच रहा था ना, तब हमको क्या करते, 308 पैसे का हम क्या निकालते, 100%। नहीं भैया, 10% का लाभ इसमें छुपा हुआ है ना, तो कितना निकालते, 100/110। इसका हमें सीपी चाहिए होता, तो क्रय मूल्य। नहीं समझे, बोलो। वैसा को देगा कि कट जाएगा, बस हम तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि 10% का लाभ दे देता तो हमको क्या चाहिए, वो बेच रहा है ना। अब बताओ ये सीपी है, ये सीपी एसपी हो जाता तो नहीं सही है ना, तीनों क्या होना चाहिए, सीपी होना चाहिए। तो यहाँ पर कहता है अगर कि 308 मतलब 3 रुपया 8 पैसा बेचने पर उसे 10% का लाभ होता, हमको क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य निकालते हैं, जो लाभ आने तो नीचे होता है, तो 308 × 100/110 है ना। तो एक और रेशियो आता कि नहीं आता है। दूसरा सवाल कहता हो सकता है कि 10% का हानि हो रहा, तब क्या होता, 308 × 100/90 है ना। तब जो आता है यहाँ पर, तब उससे हम माइनस करते, तब कुछ रेशियो आता है। ये दूसरा सवाल है ना, बोलो। अगर वहीं पर एक कह देता, जैसे इस सवाल का लेकर के समझा रहा, तो इसमें भी समझ में आ जाएगा। अगर यहीं पर कह देता कि प्रोडक्ट बी 20 kg है, प्रोडक्ट बी कितना खरीदा है वो, 20 kg, तो कुल बताओ कितना है। अब देखो प्रोडक्ट बी का अनुपात क्या है, 3:2 में 2 है ना, हाँ, तो 2 ही बराबर 20, तो 1 बराबर 10, 1 बराबर 10। तो अगर 1 बराबर 10 तो 3 बराबर 30, यानी ये कितना हो जाता है, 30 kg। और दोनों में आकर कितना हो जाते हैं, 50 kg। नहीं तो इसे एक बार समझ लो, 3 2 5, तो 5 है ना, अगर 1 बराबर 10 तो 5 बराबर 50, कुल 50 हो जाता है। तो ऐसे ही सवाल जैसे 1 दिया, ये भी दिया था ना, ये भी पूछ सकता है, कुल पूछ सकता है, हाँ। तो इसमें भी 2 सवाल है, तो इसमें भी 2 बनेगा, इसमें भी 2 बनेगा, तो 2 2 4 और 2 6 ये, और रेशियो मात्र पूछा तो 3 वो, यानी कितने सवाल है इसमें, 9 सवाल है। समझ में आ रहा है, हाँ।
कि केवल बस हम ही समझा रहे हैं और हम ही को समझ में आ रहा है? आ रहा है। तुम लोग आया? बड़ा धीमे बोल गए। चलो अच्छी बात है। क्लियर हो ना इस सवाल में? जी। हाँ जी। चलो अच्छी बात है। चलो अब देखो, कभी कुछ पूछेगा कभी कुछ और पूछेगा। अब सवाल तो एक ही है लेकिन सीखे कितना? 9 सवाल ना जी। अब बताओ, हाँ ये प्रैक्टिस करने का फायदा होता है। अगला सवाल, हाँ रोजाना 3 घंटे अध्ययन करके एक छात्र अपना सबक 20 दिन में सीख सकता है। अगर वो रोजाना 4 घंटे अध्ययन करे तो कितने दिन में सीख सकता है? ये तो बड़ा आसान सा सवाल है ना? जी। हाँ फार्मूला क्या हो जाएगा? ये M1 D1 T1 बटा W1 बराबर M2 D2 T2 बटा W2 कह रहा वही काम, यानी काम क्या है? बराबर। वही व्यक्ति, यानी व्यक्ति भी क्या है? बराबर है। जी। तो क्या दे रखा है? 3 घंटे अध्ययन करके एक छात्र 20 दिन में, यानी कितना है? 20 दिन है। घंटे कितने हैं? 3। और अगला क्या बोल रहा है? कितने हैं दिन? वही पूछ रहा है। जी। घंटा कितना है? 4 25 5 हैं, 15 यानी D2 बराबर 15, यानी कितने दिन में सीख लेगा? 15 दिन। बस ये ना। हाँ? अगला सवाल लगा, मार्क कर दो। ये वाला सवाल लगाओ। ये यूपीएसआई का प्रश्न है। ये एक ठोस सम गोलाकार सिलेंडर को पिघलाया गया और उसे समान अर्धव्यास के आधार वाले सम शंकु में बनाया गया। ले देकर के सीधी सी बात बोल रहा है कि सिलेंडर माने सिलेंडर किसका आता होता? बेलन का। किसका? यानी बेलन को पिघलाया जा रहा है किसमें? शंकु में। साफ साफ बात। बेलन को किसमें? अब वही पूछ रहा है उसकी लंबाई में कितना परसेंट वृद्धि? लंबाई का मतलब ऊंचाई में कितना परसेंट वृद्धि हुआ? यहाँ पर क्या बात बन गया कि बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये ना? अब बेलन का आयतन क्या होता है? पाई R² H। अलग अलग कर लेते हैं। हाँ जी। और इसका क्या होता है? शंकु का 1/3 पाई R² H। इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ये फार्मूला होता है। कोई दिक्कत हो यहाँ से तो बताओ। हाँ अब देखते हैं क्या बोला है। समान अर्धव्यास के, अर्धव्यास को क्या बोलते हैं? व्यास पूरा, त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास। और अर्धव्यास माने त्रिज्या की बात कर रहा है ना? यानी R बराबर R। कितना कोई बात समझ में? वो खुद बोला R बराबर R। बोलो जी। बस H बराबर H के नहीं है तो उसमें तो वृद्धि या कमी हुआ है। हाँ देख लेते हैं। देखो पाई से पाई कट गया। जब ये R² R के बराबर है तो ये तो कट गया। नहीं समझे? बोलो। तो अब देखो ये H उधर है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा H बटे छोटा H बराबर क्या बचा? 1/3। बोलो जी। अब ये बड़ा H किसका है? बेलन का। बोलो। अब बेलन को पिघलाया जा रहा है किस में? शंकु में। तो ये बड़ा H किसका है? बेलन का। इसी को किस में पिघलाया जा रहा है? शंकु में। यानी छोटा H किसका है? शंकु का। तो 1 से कितना हो गया? ये 3 हो गया। 1 से कितना हो गया? कौन? शंकु की ऊंचाई। नहीं समझे? तो 1 से 3 हो गया तो कितना परसेंट हो गया? 300% हो गया। कितनी वृद्धि हुआ? तो 1 से 3 की वृद्धि का मतलब 2 भाग ना वृद्धि हुआ। और 1 भाग का वैल्यू कितना होता है? 100%। ये तो पता होगा। अरे चाहे भाग में 1 कहो चाहे परसेंट में 100 कहो, बात एक ही होता है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। बोलो। यही सवाल था। समझे कि नहीं? क्या हुआ वो? नहीं समझे? तो बस बड़ा S था बेलन का, इसी को पिघला करके शंकु में बनाया गया है। इसका हो गया 3, ये हो गया 1 से 3 हो गया, माने 2 की वृद्धि हुआ, 200% की वृद्धि हुआ। अगर पूछा होता कितना हो गया तब क्या बोलते हैं? 300%। क्योंकि 1 से 3 हो गया तो 300% हो गया ना। हाँ सवाल इसमें भी कितने हैं? 2। कितने सवाल?
और यहाँ पर संख्या भी पूछ सकता था ना, जी तब क्या कर देते, बड़े का आयतन बटे छोटे छोटे का आयतन, है ना। जी तो बेलन को पिघला जा रहा था ना, जी। तो बेलन का आयतन ऊपर और शंकु का आयतन नीचे, जो वैल्यू दिया रहता है उसको रख करके सॉल्व कर देते हैं, संख्या पता चल जाता है, ये ना। हाँ, अगला, एवली ने 3 किस्मों के समान संख्या में कंगन खरीदा। संख्या क्या समान है, मान लेते हैं यार, है ना। जिनकी प्रति कीमत 30 रुपया, 35 रुपया और 65 रुपया है, उन्होंने सभी कंगन के कुल 1690 रुपया यानी 1690 रुपया खर्च किया। तो प्रत्येक प्रकार के कंगन कितने रुपए में खरीदे, नहीं, प्रत्येक प्रकार की कितनी कंगन खरीदे, कितना कंगन, कंगन की संख्या बताना है, एक्स की वैल्यू बताना है। मान लेते हैं कंगन की संख्या क्या है, एक्स है, कंगन है ना। आगे होगा आंसर, तो इजी सवाल है। तो अगर इस वाला मान लो संख्या रहा 5, तुम गए किसी दुकान से 5 बिस्कुट खरीदने, तो 5 बिस्कुट खरीदे और एक बिस्कुट का दाम 5 रुपया, तो 5 हो गया, उड़ादा करते हो ना संख्या में जी। वही हम भी कर रहे हैं। कुल कितना दे रखा है, 1690। तो कुल बराबर वही छोटा छोटा ना। जी। पहले हम खरीदे यक्स, कितने रुपए में पड़ा, 30। फिर प्लस करते जाएंगे ना, जोड़ते जाएंगे ना। तो भाई जाते हो जब सामान खरीदने बाजार में, तो जो जो खरीदते हो कि इस दुकान पर इतना रुपया लगा, उस दुकान पर उतना रुपया लगा, उस दुकान पर इतना रुपया लगा, तो तीनों का दुकान का बता करके फिर घर पर बताते हो ना मम्मी को कितना रुपया खर्च हो गया। जी जी हाँ जी। भाई पहला रुपया इतना खर्च हुआ। फिर एक दूसरे दुकान पर गया, दूसरा कंगन खरीदा, वहां दुकान 35 रुपए की खरीदी वो। तीसरी दुकान पर गई, एक कंगन यहाँ पर भी लिया, एक कंगन मतलब संख्या समान है, जी जी। है ना। हाँ, पता नहीं चला कि कितने कंगन है, अभी पता चल जाएगा। लेकिन वहां पर कीमत कितना था, 65 रुपये, महंगा वाला कंगन है ना जी। अब इसी को सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा, 1690 बराबर कितना आएगा, 30 और प्लस प्लस कैलकुलेशन करवा रहे हैं, है ना। कितना हो जाएगा करा जी, कितना हो जाएगा टोटल, 130। 130। बोले ना कि कुछ कैलकुलेशन जो बहुत बेसिक की कैलकुलेशन हो, तुम्हारा काम है करना। जी। जहां पर लगेगा कि कैलकुलेशन को शॉर्ट बताया जा सकता है, अब इसको क्या शॉर्ट बताओगे, जोड़ना है तो ही है। जी। और अगर शॉर्ट करना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जी। तो वहीं पर क्लियर हो जाता है। 1690 बराबर सीधे 30, 35 और 65 को जोड़ते हुए चले जाते हैं, तो सीधा आ जाता है 130, और 0 से 0 कट करके 13 13 ये 69 आंसर आ जाता तुम्हारा। 13 टिक करके लगाने वाला फल था। लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना कि कुल रुपया बराबर छोटा छोटा रुपया है, और हर दुकान पर तुमने रुपया खर्च किया है, ये रुपया है। 165 क्या है, कुल रुपया। 135 क्या है, दूसरी दुकान पर कुल रुपया है, पहले दुकान पर कुल रुपया, ठीक ना। हाँ, और 100 संख्या है। और भी सवाल है, बस खत्म। तो ये लास्ट था, बड़ा जल्दी आज खत्म हो गया। चलो कोई है ना, तो बाकी जो सवाल की प्रैक्टिस है वो अगले दिन करा दिया जाए, ठीक है। कोई दिक्कत, कुछ प्रश्न तुम लोगों का, कोई चीज जानना चाहते हो, नहीं जानना चाहते तो अच्छी बात है, चलो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है ना। हाँ, सफलता तो जरूर मिलेगी। कहा जाता ना कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर ये जो मिला यह भी सही वह भी सही, ठीक है। चलो तो मेहनत करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, समस्या प्रॉब्लम, उम्मीद है ये चीजें आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोगों को भी। धन्यवाद, जय हिंद।